सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 ज्योग्राफी का 6 चैप्टर जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहां जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल्स और मेटल होता है। अब मिनरल्स और मेटल में फर्क क्या होता है? मेटल फॉर एग्जाम्पल आयरन हम ले लेते हैं। आयरन क्या है? एक मेटल है। और आयरन का ओर होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट में क्या होता है? आयरन और ऑक्सीजन मिक्स होता है। तो मिनरल्स क्या होते हैं? जनरली कंपाउंड्स होते हैं, उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो वो मिनरल बनाते हैं। जैसे आयरन और ऑक्सीजन मिला हुआ है हेमेटाइट के अंदर। और मेटल क्या होता है? एक ही सिंगल एलिमेंट होता है। तो जहां पर भी मिनरल और मेटल को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाएगा उसे हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? तो कुछ इंडस्ट्री आपका सीआईएल हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टिस्को हो गया। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है, आप नाम दे सकते हैं। इसी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसको हम देख लेते हैं, ये क्या है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी मीडियम लाइट डिपेंड्स ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। अब ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसे हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि जितनी भी और इंडस्ट्री है, चाहे आप हैवी इंडस्ट्रीज ले लो, मीडियम ले लो, लाइट ले लो, वो सारी मशीन से चलती हैं। हमने टेक्सटाइल वाले में देखा था कि चाहे आप कॉटन टेक्सटाइल ले लो, जूट टेक्सटाइल ले लो या शुगर मिल वाला देखे थे, सब जगह मशीन यूज होती है। कोई भी इंडस्ट्री हो, सब जगह मशीन यूज होती है। तो वो मशीन बनी किससे होती है? ज्यादातर मशीनों के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो स्टील होता है। शायद ही कोई मशीन होगी जिसके अंदर स्टील का यूज ना होता हो। अब स्टील अगर नहीं होगा तो मशीन नहीं बनेगी, मशीन नहीं होगी तो और दूसरी इंडस्ट्री वो सारी काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसे हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब स्टील कहाँ यूज होता है? बहुत सारे इंजीनियरिंग के सामान बनाने में। जैसे एक सिविल इंजीनियर क्या करता है? कंस्ट्रक्शन करता है ब्रिजेस का, बिल्डिंग्स का, तो वहां भी आपका स्टील यूज होता है। जैसे आप घर बनवाते हो तो घरों के अंदर छत पे क्या पड़ता है? सरिया लगती है। वो सरिया किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है। तो कंस्ट्रक्शन में हो गया। डिफेंस में आपका एयरक्राफ्ट हो गया, टैंक्स हो गया, ट्रक्स हो गई जो डिफेंस की, उसके अंदर स्टील यूज होता है उसको बनाने में। तो यहां देख सकते हैं ये आपकी सरिया है जो आपके छतों वगैरह में लगती है छत बनाने में, तो ये स्टील की बनी हुई होती है। फिर आपका मेडिकल फील्ड में बहुत सारे इक्विपमेंट हो गया, जैसे ऑपरेशन के अंदर जो यूज होती है, सीजर्स वगैरह, नाइफ्स वगैरह जो होती है, वो सारी आपके स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। फिर जो सिरिंज होती है उसकी निडल आप ये देख रहे हैं, ये भी आपकी स्टील से बनी हुई होती है। और टेलीफोनिक के अंदर यूज होता है, ये देख सकते हैं टेलीफोन का केबल है, तो ये दो पार्ट में है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसे हम मैसेंजर कहते हैं। ये सपोर्ट करता है ताकि तार वगैरह उसमें लचक ना पैदा हो जाए। जैसे हमको ये पोल है और दूसरा पोल है, यहां से यहां तक तार ले जाना है, तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये तार नीचे ऐसे चला जाएगा, लोड पड़ेगा, तार टूट सकता है। इसके लिए एक और ऊपर से आप देख सकते हैं मैसेंजर लगाया जाता है जो सपोर्ट करता है। ये स्टील का बना हुआ होता है ताकि इस वायर पे ज्यादा लोड ना पड़े। और भी अलग तरह के जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे लैब वगैरह में जो स्टैंड होता है, और बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जहां पर स्टील का यूज होता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो स्टील का जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा कंट्री कितना ज्यादा डेवलप्ड है। अब ज्यादा स्टील बनेगा और ज्यादा स्टील इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो अभी हमने देखा कि मेडिकल के अंदर यूज होता है, तो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यानी डिफेंस के अंदर ज्यादा यूज हो रहा होगा, मेडिकल में यूज हो रहा होगा, साइंस की फील्ड में यूज हो रहा होगा। तो जब यूज ज्यादा होगा तो देश डेवलप हो जाएगा। आयरन एंड स्टील इज हैवी इंडस्ट्री। अब आयरन स्टील क्या होता है? हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। यहां पर जो चाहे रॉ मटेरियल की आप बात कर लो या जो फिनिश गुड है, स्टील से जो भी सामान बनता है वो हैवी होता है, उसका वजन ज्यादा होता है और बल्कि होता है, यानी साइज में वो बड़ा होता है। इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इंटेलिंग का मतलब टू मेक समथिंग नेसेसरी, किसी चीज को जरूरी कर देना, यानी आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि सामान हैवी है, भारी सामान ले जाना पड़ेगा, तो खर्चा आपका बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अब इसको जब प्रिपेयर करते हैं, स्टील को जब हम बनाते हैं, तो क्या चीजें यूज होती हैं? आपका आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइम स्टोन आर रिक्वायर्ड। तीन चीजें यूज होती हैं।
आपका आयरन ओर हो गया, यानी वो जो जो ओर होगा उसके अंदर आयरन होगा और बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो। और कोकिंग कोल, कोकिंग कोल क्या होता है? कोल तो जानते हैं, कोयला। तो अच्छी क्वालिटी के जो कोयले होते हैं उसको क्या किया जाता है, एक कंटेनर के अंदर बंद किया जाता है। बंद इसलिए किया जाता है ताकि वहां एयर ना जा पाए, और उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। अब अगर एयर चली जाएगी तो ऑक्सीजन चली जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो बर्निंग होने लगेगी, कोल जलने लगेगा। तो कोल को हम जलाते नहीं, बल्कि बिना एयर के ही उसको हम हीट करते हैं, तो वो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसे हम कोक कहते हैं। तो कोकिंग कोल वो होता है जिस कोल को कोक बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये कोक वो कोका कोला वाला नहीं है, यानी ऐसा कोल जिससे हम कोक बनाते हैं, क्योंकि कोक यूज होता है स्टील बनाने में। और तीसरा क्या है, लाइमस्टोन, यानी आपका जो चूना हो गया। अब इनके क्या यूज है अभी हम नीचे पढ़ेंगे, आपका जो फ्लो डायग्राम दिया है उसके अंदर। तो ये तीनों कैसे रिक्वायर्ड होते हैं, 4:2:1 रेशियो में। यानी आयरन और अगर मान लो 4 किलो लिया आपने, तो कोकिंग कोल आपको 2 किलो और लाइम स्टोन आपको 1 किलो चाहिए होगा स्टील बनाने के लिए। इस रेशियो में ये सारे मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। सम क्वांटिटीज ऑफ मैंगनीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। स्टील की और हार्डनेस बढ़ाने के लिए, उसे और मजबूत बनाने के लिए मैंगनीज को भी थोड़ा सा ऐड किया जाता है इसके अंदर। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडली लोकेटेड? कहां पर स्टील प्लांट को लगाना चाहिए, कहां सही रहेगा लगाना? तो सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बहुत ज्यादा आने वाला है, इसीलिए आप ऐसी जगह लगाओगे जहां आयरन के ओर आपके करीब मिल जाए, जहां आपके जो रॉ मटेरियल है वो पास में ही मिल जाए, वहीं लगाओगे। और मार्केट भी आपको मिल जाए। मेन चीज आपका ये है कि रॉ मटेरियल हमको करीब मिल जाए। रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर दियर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स। तो बात यही कह रहा है यहां पर कि जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको भी हमें मार्केट तक पहुंचाने के लिए और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। अब एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट का मतलब, एक तो रोड अच्छी होनी चाहिए ताकि जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सके और कम पैसे के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सके, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील बनती कैसे है? सबसे पहला चीज है ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट। रॉ मटेरियल में क्या है, वही तीन जो अभी हमने पढ़ा था। एक आपका आयरन ओर हो गया, दूसरा लाइमस्टोन हो गया, तीसरा कोकिंग कोल हो गया, सिंपल हम कोक कहें। तो ये ट्रांसपोर्ट होगा और जाएगा कहां, फैक्ट्री के अंदर जहां स्टील बनती है। वहां आपका होगा ब्लास्ट फर्नेस, एक फर्नेस होगा। ये डायग्राम देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ये आपका इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का डायग्राम है, तो इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री में यही सब पढ़ना रहता है। तो ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है। इसके अंदर क्या होता है, आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है। लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल। फ्लक्सिंग मटेरियल क्या होता है, जो इंप्योरिटीज को, गंदगी को रिमूव करे स्लैग के फॉर्म में। अब आयरन ओर के अंदर इंप्योरिटीज क्या हो सकती है, गंदगी क्या हो सकती है, आपका सैंड हो गया, क्ले हो गया और स्टोन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए। तो ये सब पहले हम मेल्ट करते हैं, तो ये सब अपना अलग हो जाता है और इसको हम हटा देते हैं। अलग करने का काम किसका होता है, लाइम स्टोन का। लाइम स्टोन इसके साथ इंप्योरिटीज के साथ रिएक्ट करता है और इनको लेकर अपना निकल लेता है। अब बाकी सारी चीज चली गई, अब आयरन ऑक्साइड सिर्फ बचा। बाकी जो चीज थी वो हट गई, सिर्फ अब क्या बचा, आयरन ऑक्साइड। तो ये हो गया स्लैग रिमूव्ड लाइमस्टोन के साथ। कोक इज बर्न टू हीट द ओर। कोक का काम क्या होता है, ओर को हीट करेगा, एक फ्यूल की तरह वर्क करेगा इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। यहां डायग्राम में देख सकते हैं, आयरन ओर हो गया, लाइमस्टोन हो गया और कोक हमने तीनों डाला। तो ये कोक एक तरह से फ्यूल की तरह काम करेगा, वो हीट करेगा। लाइमस्टोन इंप्योरिटीज लेके निकल जाएगा और सिर्फ आयरन ऑक्साइड अब बचेगा। फिर जब उसे हम और फर्दर हीट करेंगे तो ऑक्साइड भी इससे रिमूव हो जाएगा और खाली आयरन बचेगा। अब ये आयरन क्या होगा, जो मिलेगा हमको उसे हम पिग आयरन कहेंगे। इसके अंदर कार्बन ज्यादा होता है, अराउंड 4.5% कार्बन होता है। तो यहां एकदम प्योर आयरन नहीं मिलता आपको, आयरन के साथ बहुत ज्यादा कार्बन होता है। 4% भी काफी ज्यादा, आप कहेंगे 4% कितना होता ही है, 4% भी बहुत ज्यादा होता है। तो पिग आयरन इसको मिलेगा। मोल्टेन मटेरियल पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स। अब मोल्ड्स क्या होता है, आपका सांचा होता है। इसे देख सकते हैं, ये खाली खाली है ना, इसी के अंदर आपका मोल्टेन आयरन जाएगा और ये इसका पूरा शेप ले लेगा, ऐसे बॉक्स बॉक्स जैसा है। इसे पिग्स कहते हैं। इसी के अंदर ये आकर जम जाएगा। अब हमको पिग आयरन मिल गया। अब क्या होगा, स्टील बनने के अंदर ये जाएगा। अब जो पिग आयरन हमको मिला था उसके अंदर कार्बन ज्यादा था, उसको और प्योरीफाई करेंगे और थोड़ा कार्बन उससे हटाएंगे। कैसे करेंगे, पिग आयरन को हम पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे
और ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करेंगे यानी ऑक्सीजन का उसमें एडिशन करेंगे, तो इंप्योरिटीज लेके ऑक्सीजन निकल जाएगा। और भी चीजें ऐड करते हैं, जैसे आपका मैंगनीज हो गया, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सारी ऐड किया जाता है, तब जाके आपका स्टील बन के तैयार होता है। और ये स्टील कौन सा होता है? क्रूड स्टील, कच्चा स्टील। यानी अभी जो डायरेक्टली पिग आयरन से स्टील आपका कन्वर्ट हुआ है वो आपका क्रूड स्टील, कच्चा स्टील है। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग स्टील की डिमांड होती है। कोई कहता है हमको कम कार्बन चाहिए, कोई कहता है ज्यादा कार्बन चाहिए, कोई कहता है हमको स्टील के बिलेट्स चाहिए। आप ये देख सकते हैं बीच वाला डायग्राम है, ये बिलेट्स है, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के हैं, ऐसे देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में है। और कुछ फैक्ट्री कहती है हमको राउंड शेप के चाहिए, कोई कहता है हमको शीट चाहिए। तो फिर अगला प्रोसेस क्या होगा? शेपिंग मेटल। अब मान लो किसी को कार बनानी, कार के अंदर भी कार की जो फ्रेम होता है, बॉडी होती है, उसके अंदर स्टील यूज होता है। तो कार बनाने वाली कंपनी को क्या चाहिए होगा? वो कहेगा कि हमको स्टील की शीट चाहिए, तो वहां उसके लिए शीट बनाई जाएगी। तो ये आपका रोलिंग हो गया, किसी चीज को रोल करना, प्रेस करना यानी दबाना फोर्स लगा के। कास्टिंग करना, कास्टिंग क्या होता है? जब किसी चीज को पिघलाते हैं और उसके बाद मोल्ड्स के अंदर हम डालते हैं, सांचे के अंदर, जिस शेप का हमको भी कोई चीज चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल हमको ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है, ऐसे टी शेप का कोई चीज चाहिए, तो ऐसा हम मोल्ड बनाएंगे, सांचा बनाएंगे, यानी ऐसे एक प्लेट टाइप की होगी और उसके अंदर टी वाला शेप वो गड्ढे में होगा, ताकि जब हम पिघला हुआ मेटल इसके अंदर डालें तो ये पूरा इसके अंदर भर जाए और टी शेप का चीज बनकर आ जाए। इसे हम कास्टिंग कहते हैं। और फोर्जिंग क्या कहते हैं? जो हथौड़ी वगैरह से पीट के जो लोहार काम करते हैं, किसी आयरन का शेप बदलना या स्टील का शेप बदलना, उसको हम फोर्जिंग कहते हैं। सिंपल हम समझे तो मेटल को अब हम शेप कर रहे हैं, जो स्टील है उसका शेप बदल रहे हैं। कहीं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला एक रॉड बना रहे हैं इस तरह से, कहीं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रॉड बना रहे हैं, कहीं हम प्लेट बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया? शेपिंग हो गया। In 2018, with 106.5 million tons of crude steel production, India ranked second among the world crude steel producers. 2018 के अंदर 106.5 मिलियन जो क्रूड स्टील है वो इंडिया ने प्रोड्यूस किए, यानी बनाए। आप क्रूड स्टील के बारे में मैंने भी बताया कि जो पिग आयरन से डायरेक्टली स्टील बनता है वो क्रूड स्टील होता है। और इसी के साथ इंडिया की सेकंड रैंक है। फर्स्ट पे तो चाइना है, और चाइना बहुत ज्यादा बनाता है, 900 से भी ज्यादा उसका स्टील का प्रोडक्शन हुआ है 2018 में। और सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। स्पंज आयरन क्या होता है? ये आयरन के ओर से आयरन को कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है। यहां पर हम आयरन को मेल्ट नहीं करते। अभी हमने जो देखा प्रोसेस, उसमें ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम पिघलाते हैं ताकि हमको पिग आयरन मिल सके। लेकिन ये स्पंज आयरन जो बनता है वो बिना मेल्ट किए, जब आयरन से हम इम्प्योरिटी निकालते हैं आयरन के ओर से, और जो प्योर आयरन बनता है वो स्पंज आयरन होता है। तो स्पंज आयरन के मामले में सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया गया पूरी दुनिया में। इन 2018 पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड 70.9 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 224.5 kg। पर कैपिटा का मतलब होता है फॉर ईच पर्सन, यानी एक आदमी के हिसाब से कोई चीज हम निकालते हैं तो उसे पर कैपिटा कहते हैं। इंडिया के अंदर पर कैपिटा कंजम्पशन जो स्टील का है, यानी एक आदमी कितना स्टील इस्तेमाल करता है एक साल के अंदर, वो कितना है? 70.9 kg ऑन एन एवरेज। यानी कैसे निकालेंगे? जितना स्टील इस्तेमाल हो रही है अपॉन कितनी देश की पॉपुलेशन है, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें यह आ जाएगा कि एक आदमी कितना स्टील इस्तेमाल करता है। अगर दुनिया का एवरेज देखें पूरे वर्ल्ड का, तो 224.5 kg आता है। यानी आप सोच सकते हैं हमारे यहां पर पर्सन के हिसाब से स्टील कितना कम यूज होता है। यहां पर टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया। तो फिनिश्ड स्टील जो होती है, जो अलग अलग शेप में बनाई गई होती है, उसका प्रोडक्शन कितना है ईयर वाइज वो दिया हुआ है इस टेबल के अंदर। वाई इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम आगे देखेंगे, दिया हुआ है बुक के अंदर। मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर। अब जो स्टील बनती है वो दो जगह जनरली बनती है, एक मिनी स्टील प्लांट होता है और एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होता है। तो मिनी स्टील प्लांट क्या होता है? एक तो छोटा होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज होता है, जैसे कि अभी हमने देखा ब्लास्ट फर्नेस यूज हो रहा था। यहां पर इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ओर को मेल्ट किया जाता है और स्टील बनाया जाता है। यहां स्टील कौन सी यूज होती है? यूज स्टील स्क्रैप, यानी कचरे वाली स्टील, जैसे हम इस्तेमाल कर देते हैं और बेचा जाता है, कबाड़ वाला ले जाता है, तो वो सब जो जितना कबाड़ का आइटम होता है उसको पिघलाया जाता है और वहां बनाया जाता है। और यहां पर स्पंज आयरन यूज होता है, यानी वो आयरन जो बिना मेल्ट किए, जिससे इंप्योरिटीज को हटाया गया होता है, वो आयरन यूज होता है। और स्टील के स्क्रैप्स यूज होते हैं,
स्टील बनाने के लिए, यानी नई स्टील बनाने के लिए। दे हैव री रोलर्स दैट यूज स्टील इनगॉट्स एज वेल। अब यहां पर क्या होता है, री रोलर्स होता है। क्या होता है मैं दिखाता हूं, एक मिनट। अब मान लो कोई स्टील का ऐसे ब्लॉक है, इसकी थिकनेस हमको कम करनी है, इसको पतला करना है, तो हम क्या करेंगे, रोलर से पास कराएंगे। ऐसे दो रोलर लगे होंगे, ठीक है। मान लो इतना मोटा हमको चाहिए, इतनी मोटाई चाहिए, तो उसी हिसाब से हम रोलर को एडजस्ट करेंगे। जब इसको इससे पास कराएंगे तो एक रोलर कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा घूमेगा क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है क्लॉक, तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहां से जब पास कराएंगे तो क्या होगा, जैसे ये है तो यहां दबते हुए ऐसे निकलेगा, ये दब जाएगा। तो ये दोनों अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ऊपर वाला जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तभी इसको इधर पुश करेगा, और ये वाला इसको इधर पुश करेगा, ठीक है। तो एक रोलिंग होती है, एक री रोलिंग। तो री रोलर्स यूज होते हैं इस मिनी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जो ये री रोलर्स हैं, यानी दो रोलर जो मैंने दिखाए, वो भी क्या करते हैं, स्टील इंगॉट्स का यूज करते हैं। स्टील इंगॉट्स क्या होते हैं, स्टील के ब्लॉक्स होते हैं, स्टील के ब्रिक्स भी कह सकते हैं, छोटे छोटे ब्रिक्स होते हैं। तो उसी से ये रोलर भी बनाए गए होते हैं, और ये रोलर क्या करते हैं, शेप देते हैं स्टील को। दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड एलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन। तो ये हल्के स्टील और एलॉय स्टील, यानी स्टील के अलावा और कुछ जो मिलाकर एक दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, और स्पेसिफिकेशन दी होती है कि हाँ हमको इतना इतना चीजें मिली होनी चाहिए, ऐसा ऐसा स्टील चाहिए, तो उसे बनाया जाता है इस मिनी स्टील प्लांट के अंदर। तो सिंपल कहें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज होता है, और कचरे वाला स्टील यूज होता है, स्पंज स्टील यूज होता है, यहाँ री रोलर्स लगे होते हैं जो कि इनगॉट से बने होते हैं, और यहाँ हल्के वाले और स्टील के अलावा स्टील में और चीज मिलाकर एक स्टील का एलॉय बनाते हैं, वो चीज यहाँ बनती है। एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की बात करें तो वो साइज में बड़े होते हैं। हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ सारा काम होता है। जो भी हमने फ्लो डायग्राम देखा था, पूरा प्रोसेस होते हुए कैसे रॉ मटेरियल से पिग आयरन बनता है, वहां से स्टील बनता है, वो सारा काम इस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में होता है। यानी बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, बड़ी फैक्ट्री होती है, इसीलिए सारे काम यहाँ हो जाते हैं। फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, तो रॉ मटेरियल से लेके स्टील मेकिंग, फिर रोलिंग, शेपिंग, ये सारा काम किसमें होता है, इंटीग्रेटेड स्टील में। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट दियर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसे हम कहते हैं। तो बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज है, जहां स्टील वगैरह बनती है, वो अपना स्टील डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेचते कि बनाया और बेच दिया। उसे उनको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जरिए बेचना पड़ता है। पहले सेल को वो देते हैं, और वो वहां उनकी क्वालिटी और सारी चीज चेक करते हैं कि हाँ ये ठीक है, फिर उनके थ्रू बेचा जाता है मार्केट में। इन 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950s के अंदर इंडिया और चाइना दोनों बराबर थे स्टील के प्रोडक्शन के मामले में, यानी जितना स्टील चाइना बना रहा था उतना इंडिया बना रहा था। लेकिन आज के टाइम चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है, सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है, और बहुत ही ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है। यहां डायग्राम में देख सकते हैं, इंडिया 106.5 है 2018 के रिकॉर्ड देखें, और चाइना क्या है 928.3, यानी चाइना नंबर 1 पे है और इंडिया की सेकंड ही रैंक है। लेकिन कितना ज्यादा फर्क है। वहीं थर्ड रैंक पे शायद जापान है, उसका 100 ही कुछ है, यानी सेकंड और थर्ड में इतना फर्क नहीं है जितना फर्स्ट और सेकंड में है। तो देख सकते हैं चाइना कितना ज्यादा स्टील प्रोड्यूस कर रहा है। चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, और चाइना सबसे ज्यादा स्टील बना भी रहा है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी कर रहा है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ लगी हैं, ज्यादातर जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहीं आसपास लगी हैं। रीजन क्या है, इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो फायदा दे रही हैं इस इंडस्ट्री को डेवलप होने में। अब वो चीजें क्या है, क्या चीजें हैं जो बेनिफिट दे रही है वहां लगाने के लिए। दिस इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, एक तो सस्ते में आयरन ओर वहां से मिल जा रहा है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, और करीब में ही हाई ग्रेड के रॉ मटेरियल्स मिल जा रहे हैं। रॉ मटेरियल में क्या है, लाइमस्टोन हो गया, कोक हो गया, अच्छी क्वालिटी वाले लाइमस्टोन और कोक भी करीब में ही मिल जा रहे हैं। तो मेन चीज क्या थी, ट्रांसपोर्ट वाला ही प्रॉब्लम था, ट्रांसपोर्ट का ही सबसे ज्यादा खर्चा लगने वाला था। तो करीब में ही हमको ये सारी चीजें मिल गई और सस्ते में आयरन ओर मिल गया तो वहीं लगाई जाएगी। फिर चीप लेबर, सस्ता लेबर मिल गया, एंड वास्ट ग्रोइंग पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और वहीं आसपास ही बहुत ज्यादा डिमांड है। तो मार्केट भी मिल गई, रॉ मटेरियल भी करीब मिल गया, अच्छा वाला मटेरियल मिल गया, लेबर सस्ता मिल गया, तो इसीलिए वहां लगाई गई है। तो ये रीजन हो जाएगा। दो इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट
iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential due to। अब इंडिया आयरन और स्टील को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सेकंड नंबर पे रैंक आती है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी परफॉर्मेंस है, जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और जितना हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अभी एक क्वेश्चन भी हमने पीछे देखा था, वाई इज द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया। जो पर कैपिटा कंजप्शन है वो कम क्यों है, उसकी भी रीजन यही है, और यहाँ जो क्वेश्चन कहा गया उसका भी आंसर यही है। क्या है? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। एक तो बहुत महंगा है, अब महंगी चीज आदमी नहीं लेता, बहुत ज्यादा लोग नहीं ले पाएंगे, तो एक तो महंगा है। दूसरी बात, जो कोकिंग कोल है वो बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है। दूसरा ऑप्शन है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एक लेबर से जितना हमको फायदा होना चाहिए, जितना काम मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। अब इसमें लेबर की गलती नहीं है, बल्कि लेबर के पास वो मशीन नहीं है, वो टूल्स नहीं है जिससे वो ज्यादा काम कर सके। और तीसरा क्या है? इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। एक तो बिजली वगैरह सही से नहीं मिल पा रही है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रोड्स वगैरह नहीं है, और अच्छे से ट्रांसपोर्ट वगैरह सिस्टम अच्छा नहीं है। इसलिए जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टील उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और उतना ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो अच्छी क्वालिटी वाले स्टील हम बाहर से भी खरीदते हैं। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट अवर डोमेस्टिक डिमांड। ये और बात है कि हम जितना स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे अपना काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम जो अच्छी क्वालिटी का स्टील है वो दूसरे देश से क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी फील्ड ऐसी है जहां अच्छे स्टील की जरूरत है, वहां हम कोई भी स्टील नहीं यूज कर सकते, अच्छी क्वालिटी वाला ही चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी वाला उतना नहीं है हमारे पास जितना जरूरत है, बाकी काम चल जाएगा, इतना स्टील हमारे पास है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अब लिबरलाइजेशन क्या है? जैसे स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टील वगैरह वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकती थी, लेकिन अब उस चीज को हटा दिया गया है। कुछ प्राइवेट कंपनी को भी परमिशन मिल गई, वो भी स्टील बना सकते हैं। इसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। यानी जो पहले सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, कुछ पाबंदी लगाई थी, उसको हटा लिया, और बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी बाहर की कंपनियां यहाँ पैसा लगा रही हैं। इसकी वजह से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो बढ़ी है, और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी भी मेहनत है, जो प्राइवेट उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी भी कोशिश। तो ये तीन वजह से लिबरलाइजेशन हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की जो एफर्ट है, कोशिश है, उसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है वो बढ़ी है। देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। और इस बात की जरूरत है कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स प्रोवाइड करें, यानी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करें और ऐसे मेथड्स इन्वेंट करें जिससे स्टील आसानी से प्रोड्यूस किया जा सके, अच्छा स्टील बनाया जा सके, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंपटीशन दे सकें। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, थैंक यू।